हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम सेकंड ईयर का कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आज हम क्या करेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। कंपनी का मैनेजमेंट क्या है। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो पार्टनरशिप फर्म से या प्रोप्राइटरशिप फर्म से जो उनसे क्या टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं ना वो मिलके उनके अपने आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं। और बट कंपनी में क्या होता है, कंपनी में टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कंपनी का स्टार्टिंग है ना वो कहाँ से होगा, लॉ से शुरू होती है। ठीक है, जो भी काम होंगे वो लॉ के अकॉर्डिंग और एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। यानी कि कंपनी कोई भी काम परफॉर्म करेगा वो लीगली होंगे, एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे। कोई भी अपनी मर्जी से कोई पर्सन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि एक लॉ के द्वारा एक लीगली क्रिएट किया जाता है। यानी कि कंपनी क्या है, अलग होती है। ठीक है, और जो इसमें काम करने वाले बंदे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन अलग है। तो वहां पे क्या होगा, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी एक स्टेप चलती है। जहां भी वो स्टैंप लगेगी तो वहां पे क्या है, वो वर्क है वो उस हिसाब से क्या है असाइन होगा। बट क्या होता है कि स्टैंप है कि कंपनी की स्टैंप एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो बाय लीगल क्रिएट की गई है। अब ये बात यहाँ पे आती है कि ठीक है, कंपनी की स्टैंप चलती है, एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब उसको स्टैंप को लगाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अगर वो स्टैंप है हमारे पास रखी है, अब कंपनी खुद आर्टिफिशियल पर्सन है, एक बिल्डिंग है उसमें सब चीजें डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, तो वो अपने आप तो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होगा कि भी कोई पर्सन आया हाँ जरूरी है वहां पे स्टैंप लग जाए। तो वहां पे क्या होगा कि उस स्टैंप को लगाने वाला एक पर्सन चाहिए। ठीक है, तो वो पर्सन जो उसके स्टैंप लगाएगा वो पर्सन हमें चाहिए। अब ऐसा तो है ही हम किसी को लाके उठा के बिठा देंगे, कंपनी है और इसी तरह किसी स्टैंप को यूज करना है, नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बहुत ही एक तो लीगली के अकॉर्डिंग और बहुत सारे वर्क्स परफॉर्म करते हैं। कौन सा डॉक्यूमेंट है उसको रीड आउट करना, ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, किस तरीके का है, ये चीजें ध्यान में रख के स्टैंप लगाई जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि हम कंपनी को मैनेज कैसे करें। अब दूसरी बात, कंपनी है इसमें जितने भी शेयर होल्डर हैं, जितने भी शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, कौन होता है, ये वो पर्सन होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर परचेज करके हैं, या दूसरी भाषा में कहें जिन्होंने कंपनी में अपनी कैपिटल लगा रखी है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये ओनर होते हैं, यानी कि ये मालिकाना हक रखते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी के अंदर एक या दो ही शेयर होल्डर है, बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। सबके सब क्या है, ओनर है, सबके पास मालिकाना हक है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि कंपनी को फिर मैनेज कौन करेगा, सब मिलके। अगर सपोज करो कि कंपनी के अंदर अगर 100 शेयर होल्डर हैं, अब 100 के 100 अगर कंपनी को मैनेज करने लग गए तो क्या काम हो पाएगा? एक कहेगा ये करना है, दूसरा कहेगा ये करना है, तीसरा कहेगा ये करना है। क्या 100 के 100 लोग हैं वो किसी एक पॉइंट पे एग्री होंगे? कभी भी एग्री नहीं होंगे। ठीक है, 100 के 100 लोग एक पॉइंट पे एग्री हो जाए और कौन कितना काम करेगा, फिर कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, किसको ठहराएंगे? हमें लगता है कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो शेयर होल्डर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो उस केस में क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो इतने शेयर होल्डर है तो बात ये आती है फिर मैनेज करेगा कौन, कैसे मैनेज करेंगे कंपनी को? तो फिर वहां पे क्या होता है कि सबके सब शेयर होल्डर है और उनके पास पूरा राइट है कि वो कंपनी के जितने भी वर्क सारे एक्टिविटी हो रही है सबको देखें। जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, जो भी वर्क एक कंपनी के अंदर किया जा रहा है, वो सबका सबके बारे में नॉलेज रखना राइट है इनका, उस सब के बारे में ध्यान रखें, पूरा अधिकार है। अब अधिकार है, चलो ठीक है, राइट है, वर्क को एक्टिविटी को देखें, लेकिन अब 100 के 100 उसको मैनेज तो नहीं कर सकते, हम किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? तब भी क्या होता है कि ये जो कंपनी के जो ये लोग हैं, जितने शेयर होल्डर हैं, ये मिलके क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। कैसा डिसीजन? कि हम सभी लोग मिलके अगर ऐसे ही चलता रहा कि हम कंपनी के अंदर भी मैं भी मैनेजमेंट वो भी मैनेज ऐसा है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कंपनी आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो उस केस में क्या होता है, वो एक डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं कि हम में से कोई भी एक पर्सन या हम सब मिलके किसी भी एक पर्सन को क्या करें, हम सेलेक्ट करें। एक पर्सन को क्या करें, हम सेलेक्ट करें, जो क्या करेगा कि जितने भी कंपनी की एक्टिविटी है, जो भी आगे वर्क है या जो भी फंक्शन है, वो किसके द्वारा, इस पर्सन की देख रेख में या इसकी गाइडलाइन में, इसकी गाइडेंस में चलेंगे। ठीक है, सबने मिलके क्या लिया, एक डिसीजन लिया।
किस तरीके का कि हम सब क्या है एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करें जो क्या करेगा, कंपनी के अफेयर्स को देखेगा, या वो स्टैंप है उसे कहाँ यूज करना है, क्या क्या हमें डिसीजन लेने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी है जो बिजनेस के लिए एग्री है, तो वो क्या करते हैं पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं कि सारी एक्टिविटी है वो देखेगा। ऐसा नहीं कि टोटली उसी के हाथ में ही दे दिया कि ठीक है तेरे को हमने सिलेक्ट किया है अब तू जान तेरा काम जाने, ऐसा नहीं होता कि तू अपने अकॉर्डिंग कर, नहीं, सारे टाइम टू टाइम जो भी एक्टिविटी होंगी सबकी क्या है ये देख रेख करेंगे, सबकी सब अपडेट भी लेंगे इस पर्सन से, लेकिन क्या है कि मेन रहेगा ये पर्सन। तो इस पर्सन को क्या कहते हैं, डायरेक्टर या मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको जो क्या करेगा सभी एक्टिविटी को मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये उसको क्या कहेंगे हम, डायरेक्टर कहेंगे। अब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे मल्टीनेशनल कंपनी लगा लो या जो एक नेशनल के अंदर काफी फैली हुई कंपनी है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक पर्सन से तो काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि इतनी सारी उनकी ब्रांचेस इतना है, तो वहां पे क्या होगा, ग्रुप ऑफ पर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर यूं कह लो ग्रुप ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ग्रुप अलग अलग डिपार्टमेंट के भी होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं, डायरेक्टर वो पर्सन होते हैं जिनको नॉलेज होती है कंपनी के बारे में भी, एक्ट के बारे में भी। जो कंपनी एक्ट है मेनली जो हमारा उस टाइम चल रहा है वो चल रहा है कंपनी एक्ट 2013, ये एक्ट पहले 1956 फॉलो होता था, 2013 है वो एक्ट चल रहा है कंपनीज के अंदर। तो वो क्या है उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन काम करेंगे, तो जहां पे क्या है ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होंगे जो कंपनी के वर्क्स को मैनेज करेंगे। डायरेक्टर वो पर्सन होते हैं जो जिनको नॉलेज हो हर चीज के बारे में, फाइनेंस के बारे में, लॉ के बारे में, कंपनी के बारे में, कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कैसे आगे एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है, किस तरह से चीजों को मैनेज करके रखना है, उनको हर तरीके की नॉलेज होती है इस तरह के पर्सन। तो जहां पे ग्रुप ऑफ डायरेक्टर अगर अपॉइंट करते हैं तो उसको कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या इसको हम ये भी कह सकते हैं बोर्ड ऑफ कंपनी। यानी कि एक इंडिविजुअल पर्सन, सिर्फ एक ही पर्सन को जहां अपॉइंट करते हैं, किस लिए अपॉइंट करते हैं, कंपनी की एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए, कंपनी के वर्क्स को मैनेज करने के लिए, ताकि उस स्टैंप है उसको कैसे यूज किया जाए, कहां यूज किया जाए देखने के लिए। तो वो क्या होगा डायरेक्टर, और जो ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे उसको कहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कंपनी बोर्ड ऑफ कंपनी, कंपनी के बोर्ड को, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। क्योंकि अब आर्टिफिशियल कंपनी है तो उसको काम को आगे एक्टिविटी को कंटिन्यू तो करना पड़ता ही है, जरूरी भी है कि उस एक्टिविटी को हम आगे लेके आए, कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। और सबसे मेन चीज है कि डायरेक्टर है ये अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ये अकॉर्डिंग टू जो हमारा कंपनी एक्ट है ना, एक्ट के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म करेगा। सब चीजें इसकी बाउंडेशन है, एक एक चीज का रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक एक चीज का एक्ट बना हुआ है, अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, सब सेक्शन बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। जो भी जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है कंपनी के अंदर, जो उसमें क्या होता है कि वो ईयरली एक बार कंपनी को मैंडेटरी होता है उसमें मीटिंग को परफॉर्म करना, मीटिंग को अपॉइंट करना। तो वहां पे जितने भी शेयर होल्डर हैं वो सब आते हैं और कंपनी के जितने भी अफेयर्स हैं या जितने भी एक्टिविटी फंक्शन परफॉर्म किए गए हैं वो सबके सब उसमें डिस्कस होते हैं। एंड इन फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है वो भी वहां पे डिस्कस होता है। जो शेयर होल्डर जिसके ऊपर अपना वोटिंग दे, जिसके ऊपर अपना अप्रूवल दे, उसे ही क्या है आगे पास किया जाता है। तो इस तरीके से क्या है कंपनी में वर्क होता है। तो वो क्या होगा डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग करती है। तो यहाँ पे जो क्या होगा कि कंपनी का डायरेक्टर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो एक एजेंट के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में, आगे इसकी पूरी डिटेल करेंगे, हर तरीके से क्या है उसका सर्वेंट के रूप में काम करता है कंपनी में, उसके बिहाफ से सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। डायरेक्टर है किसके, कौन से सेक्शन के द्वारा अपॉइंट किया गया। एक मेन चीज क्या होती है, कंपनी है, लॉ है, ठीक है। देखो जहां पे बात आती है लॉ की, वहां पे हम अपनी इतनी नहीं चला सकते, हमें उसके अकॉर्डिंग ये चीजें लिखनी पड़ती हैं। हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक्ट है वो तो हमारा कंपनी एक्ट 13 चल रहा है, लेकिन इसमें क्या बहुत सारे सेक्शन और सब सेक्शन है। ये अब आपको अगर प्रॉपरली याद हो ना स्टूडेंट्स को तब ही लिखें। अगर सेक्शन आपको नहीं याद, आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पे सेक्शन 149 लगेगा या 151 लगेगा, तो उसको डिनाई करें। डिनाई करने से इतना आपको लॉस नहीं होगा जितना अगर आप लिख देंगे। सपोज वहां पे 149 लिखना था और आपने अगर उसे 151 लिख दिया ना, तो सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइंड होता है, तो आपको वहां पे क्या है वो उसका मीनिंग बदल जाएगा और वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए क्या है इसके सेक्शन और सब सेक्शन उसको बहुत ही ध्यान से करें और मेन ही करें, ज्यादा होते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन इसमें क्या है 234 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्ट है
सेक्शन 2 सब सेक्शन 34, इस तरह से जो हमारे एक्टिविटी में होता है उसको सब सेक्शन बोलते हैं कि अकॉर्डिंग हमारा डायरेक्टर क्या है, वो पर्सन है जो कंपनी की सारी एक्टिविटी को देखता है, ठीक है। और जो बोर्ड के द्वारा एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो होल टाइम एक्टिविटी को देखेगा। जो बोर्ड है वो अपनी मीटिंग लेंगे, उसमें मुद्दे डिस्कस करने ये करना है, उसके बाद रेगुलरली वो ही सारी चीजों को परफॉर्म करता है, जो डिसीजन लिए गए थे, जो प्लान बनाया गया था उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, एक पर्सन है जो अपॉइंट किया जाता है कंपनी के अंदर। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है कंपनी से। कंपनी अलग आइडेंटिफिकेशन है और इस पर्सन की अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। कंपनी से किसी भी तरीके से इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसको डिफाइन किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 149 के। ये तो आप याद रखें तो ही बेटर है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आध चीजें आपको याद भी होनी चाहिए, वो टू सेक्शन डायरेक्टर का सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 है, वो बेशक आप याद ना करें, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है वो सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपॉइंट किया गया। यानी कि ग्रुप ऑफ डायरेक्टर और पर्सन होते हैं जो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंपनी कहलाते हैं, ठीक है। इनको कंपनी का, क्योंकि पूरा का पूरा बोर्ड है, ये क्या करेगा, जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं, जो भी एक्टिविटी कंपनी के अंदर होगी, ठीक है, जो हो चुकी है और जो फ्यूचर में करनी है उसके बारे में ये शेयर होल्डर का अप्रूवल तो लेते हैं, लेकिन वर्क यही करते हैं कि कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या नहीं है, कौन सी एक्टिविटी करें, कैसे करें, वो सारे डिसीजन है वो इसी के द्वारा ले जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है कंपनी का। क्योंकि कंपनी तो क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक स्टेप चलती है, उस स्टेप को यूज कौन करता है, ये पर्सन यूज करते हैं। तो ये किसके थ्रू, की कंपनी का ब्रेन है, ये माइंड की तरह चलता है कि कंपनी के जो डिसीजन हमने लेने हैं, इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसको कंपनी का ब्रेन भी कहा जाता है। कंपनी का प्लान, प्रोसीजर सब कुछ तैयार करने में ये क्या है, कंपनी की हेल्प करता है। अब बात आती है कि जो कंपनी का जो है पर्सन, उसको किस तरीके से हम लेके आते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ सेक्शन कितने हो सकते हैं, डायरेक्टर। तो यहाँ पे क्या सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग है, इसी के अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी के अंदर कितने मिनिमम हो सकते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर और कितने मिनिमम होंगे। तो पब्लिक कंपनी के केस में और प्राइवेट कंपनी के केस में मेन ज्यादा रूल्स है वो पब्लिक के केस में लगते हैं। प्राइवेट में थोड़ा काफी हद तक उनके पास थोड़ा सा होता है रिलैक्सेशन की, वो अपने अकॉर्डिंग अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर्स की है तो जो पब्लिक कंपनी है उसमें नंबर मिनिमम होंगे 3 डायरेक्टर्स, और जो पब्लिक होती है उसमें 2 डायरेक्टर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे 3, और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे 2, ठीक है। और मैक्सिमम कितने होंगे, अगर जहां पे है वो 1 पर्सन कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी के केस में 2, जब पर्सन एक ही है, 1 पर्सन कंपनी है तो वहां पे एक ही डायरेक्टर होगा मिनिमम, ठीक है। यानी कि जो पब्लिक के केस में 3 डायरेक्टर मैक्सिमम होंगे और प्राइवेट के केस में 2 डायरेक्टर मिनिमम। ये दोनों मिनिमम की है, और मैक्सिमम दोनों में कितना हो सकता है 50। मैक्सिमम जो कितने होंगे 15 यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी के केस में 3 होंगे, प्राइवेट के केस में 2 होंगे। अगर कोई 1 पर्सन कंपनी है तो वहां पे 1 होगा मिनिमम, और मैक्सिमम दोनों के अंदर क्या होंगे 15 होंगे। एक चीज और होती है कि एक डायरेक्टर है वो कई जगह एक साथ कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के डायरेक्टर होते हैं, उसको हम अभी आगे करेंगे। वो किसी भी मतलब एक कंपनी है उसमें एक डायरेक्टर है वो एक साथ 20 कंपनियों में डायरेक्टरशिप कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर कोई भी कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर चाहती है अपनी कंपनी के अंदर कि मेरी कंपनी में डायरेक्टर है 15 से ज्यादा हो, तो वहां पे उनको जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है जहाँ पे शेयर होल्डर होता है, तो वहां पे जो एक रेजोल्यूशन होता है वो हमने लास्ट आपकी वीडियो में मिल जाएगा, हमने करवाया हुआ है आपको, तो वहां से आप विजिट कर सकते हैं चैनल को। तो वहां पे क्या होगा कि रेजोल्यूशन पास होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, यानी कि अप्रूवल लेनी होती है जितने भी डायरेक्टर हैं उनसे। तो अगर वो चाहती है कि मोर देन 15 डायरेक्टर्स की कंपनी में हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है, और वहां पे उसी के अकॉर्डिंग क्या है डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। फिर उस केस में क्या है एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। वहां पे एक है वो वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है,
ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या है डायरेक्टर होते हैं। और जो इसमें डायरेक्टर्स होंगे, यानी कि जो 15 डायरेक्टर मैक्सिमम इसमें रखे हैं, 3 या 2 जितने भी हम डायरेक्टर रखते हैं, एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो डायरेक्टर हैं वो मतलब उनमें से कम एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो लास्ट प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि लास्ट कैलेंडर ईयर के हिसाब से 180 डेज या इससे ज्यादा दिन क्या हो इंडिया में स्टे करता। ठीक है, ये ध्यान में रखने कि जो डायरेक्टर होंगे उसमें से एटलीस्ट एक डायरेक्टर ऐसा हो जो लास्ट कैलेंडर ईयर के साथ लास्ट प्रीवियस ईयर में 180 डेज या उससे ज्यादा डेज इंडिया में स्पेंड किए हों कंटिन्यूसली। ठीक है, तो वो पर्सन क्या इसमें से एक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 180 डेज मतलब 365 में से 180 डेज कि 180 डेज वो कंटिन्यूसली इंडिया में स्टे करता हो, तो वो उसमें एक एपीस की कंडीशन है डायरेक्टर्स की। अब हम क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल है वो ही डायरेक्टर हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर। एक इंडिविजुअल पर्सन है वो ही डायरेक्टर बन सकता है, ना ही तो नो कॉर्पोरेट बॉडी, नो फर्म्स, कोई फर्म नहीं, कोई कॉर्पोरेट बॉडी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है मोर देन 1 पर्सन होते हैं। तो वो मोर देन 1 पर्सन है वो डायरेक्टर इकट्ठे नहीं बन सकते, एक से ज्यादा डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक फर्म है उसमें अगर 3 पर्सन है, अगर हम फर्म को डायरेक्टर बनाएंगे तो वो तीनों एक डायरेक्टर काउंट होगा, तो फिर वहां पे क्या उन तीनों का मतभेद एक जगह पे एक होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, आपस में मिल नहीं सकता। तो इसमें जो एक इंडिविजुअल डायरेक्टर का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 152 है। यहाँ पे सेक्शन होता है कंपनी एक्ट का 152 अप्लाई होता है कि जहाँ पे ना ही तो कोई कॉर्पोरेट बॉडी होगी और ना ही कोई फर्म होगी, एक इंडिविजुअल पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि इनमें से डायरेक्टर बनाएंगे जिसमें जितने पर्सन इंक्लूड होते हैं वो सबके सब आएंगे, फिर सबके सब एक ही पोस्ट के लिए 4 पर्सन नहीं होते, तो इसलिए इसमें क्या होता है अलग अलग होंगे। इनके फॉर्म भी नहीं होता है कि इंडिविजुअल पर्सन डायरेक्टर हो सकता है, क्योंकि सारे फंक्शन से परफॉर्म करने होते हैं, इसलिए क्या है इसमें डायरेक्टर इंडिविजुअल ही होगा। एक इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर और कोई पर्सन है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता, यानी कि एक अकेला पर्सन कोई भी। और इसके लिए कंडीशन क्या होगी, जो डायरेक्टर होगा उसके पास डिन नंबर होना चाहिए। डिन नंबर क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या होता है, डायरेक्टर का आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया जाता है, इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, डिन नंबर को इशू करती है, एक पर्सन को एक ही डिन नंबर इशू करती है, ये उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एंड उसकी जो इतनी भी कंडीशंस है जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन को डिन नंबर इशू करती है। अगर डिन नंबर उसके पास होगा तभी वो क्या है डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ये जरूरी है, इसके अंदर एक इंडिविजुअल पर्सन हो उसके पास डिन नंबर होना जरूरी है। ठीक है, वो पर्सन तभी उसको अपॉइंट कर सकती है एक कंपनी के इंडिविजुअल को, अदरवाइज नहीं कर सकती। डिन नंबर का जो सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 158 है, जिसमें डिन नंबर कंपलसरी हो वहां पे सेक्शन 158 लिखेगा। इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर सेक्शन 152 के अकॉर्डिंग है। अगर ये आपको अच्छे से याद हो तब भी आप याद करें, अगर आपको लगता है कहीं आपको क्लैश हो रहा है तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि अगर आपने 152 की जगह 158 लिख दिया और आपस में हो गया तो इसका मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डिन नंबर क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इश्यू करती है। तो उसके लिए कोई ज्यादा कंडीशन नहीं होती कि अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, जो उसकी क्वालिफिकेशन, वैसे तो कोई डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन है नहीं स्पेसिफाइड की नहीं हुई, लेकिन साउंड माइंड का होना चाहिए, कंपनी के बेनिफिशियरी के ऊपर कभी कोई कोर्ट केस ना पड़ा हो, इस तरह कंडीशंस होती हैं, उनको देख के क्या है कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है डिन नंबर इशू करती है। और जो डिन नंबर है एक कंपनी है उसको अपने डायरेक्टर के जितने भी डायरेक्टर उसकी कंपनी के अंदर है विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज के अंदर अंदर अगर उन्होंने डायरेक्टर को अपॉइंट किया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर उसको जो रजिस्ट्रार के पास क्या है, कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास क्या है उसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका, और जो डिन नंबर है वो वहां पे देना होता है। 15 दिन का टाइम होता है। अगर ये 15 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ
तो क्या है, कंपनी को पनिशमेंट दी जाएगी। कंपनी को पनिश किया जाएगा, कितने फाइन के साथ पनिश किया जाएगा, 25,000, जो कि एक्सटेंड होके 1 लाख तक का हो सकता है। और जो भी ऑफिसर होंगे, यानी कि कंपनी को भी फाइन लगेगा, और जो ऑफिसर होंगे इसमें, इस फ्रॉड के अंदर जितने भी ऑफिसर हैं उनको भी 25,000 का फाइन, और जो कि 1 लाख तक का हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। ये फाइन क्या है, उन्हें पनिशमेंट के तौर पे दिया जाएगा अगर उन्होंने 15 डेज के अंदर डील नंबर है वो रजिस्टर्ड और कंपनी के पास रजिस्टर नहीं किया है, वहां पे इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं पहुंचाई है। तो ये क्या होता है, हमारा डायरेक्टर्स का है। अब कितने टाइप के डायरेक्टर होते हैं कंपनी में, काफी टाइप्स के डायरेक्टर होते हैं। अभी हमने कहा था ना कि मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, तो वो सारे सेम नहीं होते, वो उसकी अलग अलग होता है कि कोई किसी वर्क के लिए है, कौन क्या किस तरह डायरेक्टर है, कौन किस तरह का डायरेक्टर है, तो वो अलग अलग डायरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर यानी कि टाइप्स कह लो, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर या क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। सबसे पहले क्या है इसके अंदर, रेजिडेंशियल डायरेक्टर। रेजिडेंशियल डायरेक्टर का क्या है, अभी हमने पीछे कहा था डायरेक्टर बनने के लिए ये जरूरी है कि उनमें से एक डायरेक्टर ऐसा होता है जो लास्ट कैलेंडर ईयर के हिसाब से, लास्ट ईयर के 180 डेज या मोर देन, ठीक है, कहां पे, इंडिया में स्टे करता, इंडिया में रह चुका हुआ, यानी कि लास्ट ईयर में 180 दिन वो इंडिया में एक साल में स्पेंड करे कंटिन्यूसली, वो एक रेजिडेंशियल डायरेक्टर होता है। ये कंपनी में एक ऐसा डायरेक्टर हो जो रेजिडेंशियल डायरेक्टर है। ये किसके अकॉर्डिंग है, सेक्शन 149 सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो रेजिडेंशियल डायरेक्टर होगा जो किसी कैलेंडर ईयर के हिसाब से, जैसे अभी 2020 चल रहा है तो इसके हिसाब से कैलेंडर ईयर का जो फर्स्ट 2019 था, तो उस 2019 के अंदर कम से कम 180 दिन उसने इंडिया में लगाए हो, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं, और वो कंटिन्यूसली हो, उसको हम रेजिडेंशियल डायरेक्टर कहते हैं, जो इंडिया का एक डायरेक्टर ऐसा होता है कंपनी के अंदर। दूसरा आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, आईडी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा होता है, एक ऐसा डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, यानी कि उसका कंपनी से कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं होता, उसने कंपनी के शेयर नहीं परचेज किए होते, या उसने जो भी इसको कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं होता, या जो कंपनी का प्रमोटर होता है उसके भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी रिलेशन में नहीं आता। देखो इंडिपेंडेंट एज ए नाम ही सजेस्ट हो रहा है कि ये मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, एक इंडिविजुअल ऐसा पर्सन है जो कंपनी से कोई रिलेशन नहीं रखता, ठीक है, और ना ही मतलब किसी मैनेजिंग डायरेक्टर से, होल टाइम डायरेक्टर से उनसे डिफरेंट पर्सन होता है, ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जो, ठीक है। जिस केस में अगर क्या होता है कि मेनली एक होता है ये, लेकिन कुछ एक केस होते हैं जहां पे क्या होता है 2 डायरेक्टर रख सकती है कंपनी, और कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकती है। किस केस में, दिस पब्लिक कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 करोड़ या इससे ज्यादा होनी चाहिए, 10 करोड़ और मोर। इस केस में क्या है, कंपनी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि पब्लिक कंपनी का ही केस रहेगा इसमें। पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, जिसका टर्नओवर कितना आता हो, 100 करोड़ या इससे ज्यादा आता हो, ठीक है, तो उस केस में भी क्या है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो अपॉइंट कर सकती है। तीसरा क्या हो, जिसकी टोटल आउटस्टैंडिंग हो, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, जिसकी टोटल आउटस्टैंडिंग और क्या होगा, डिबेंचर और डिपॉजिट है वो कितनी हो, डिबेंचर एंड डिपॉजिट है वो 50 करोड़ हो या इससे ज्यादा हो और मोर। इन 3 केस के अंदर, ये 3 केस हो तो उस केस में क्या है, कंपनी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो अपॉइंट कर सकती है। अदरवाइज क्या होता है, कंपनी में एक होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्या होता है, इसका कंपनी से कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, कभी शेयर परचेज नहीं करता, टोटली फ्री होता है कि इसको कहीं, कहने का मतलब इसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता
कि वो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेगा जिससे शेयर होल्डर डायरेक्टर का बेनिफिट होता हो और कंपनी का नुकसान होता हो, क्योंकि इसका कोई लेना देना ही नहीं है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है उसके साथ। अगर कोई कंपनी को प्रमोट करता है, उस प्रमोटर भी नहीं होता ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और उस प्रमोटर के लिंक में भी नहीं होता। यानी कि इस बिल्कुल जो फेयर डिसीजन के लिए इसको बुलाया जाता है, जो कंपनी के बारे में सोचेगा उसको शेयर होल्डर से या डायरेक्टर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता। और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इसका जो रेम्यूनरेशन है वो क्या है, इसकी कितनी सीटिंग देता है, ठीक, कंपनी में कितनी सीटिंग होती है, सीटिंग किसकी अकॉर्डिंग, या कई बार क्या होता है प्रॉफिट में कमीशन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर क्या होता है इसकी वो इसने पार्टिसिपेट किया किसी मीटिंग में या कोई डिसीजन दिया तो उसके अकॉर्डिंग, या जो जितने भी कंपनी के मेंबर्स होते हैं ना, शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वोट बैठ के डिसाइड करते हैं कि इसका रेम्यूनरेशन है वो कितना होगा। ठीक है, यानी 2-3 तरीके से हो सकता है इसका रेम्यूनरेशन, यानी कि सैलरी होती है क्योंकि ये कंपनी में इसका कोई शेयर नहीं होता, कहीं से इन्वेस्ट नहीं किया होता, तो उसके इसमें क्या ये अलग होता है, तो सिटिंग कितनी दी है इसने, सिटिंग फी होती है इसकी, उसके अकॉर्डिंग फी चार्ज करता है, या क्या है प्रॉफिट के हिसाब से क्या कमीशन ले लेता है कि कितने प्रॉफिट के ऊपर कितना कमीशन है वो दिया जाएगा, या फिर क्या होता है ये उसका कोई जो मेंबर्स हैं उन्होंने मिलके क्या है इसको डिसाइड किया हो कि इतना इसकी रेम्यूनरेशन है वो दिया जाएगा टोटल, तो वो उसी के अकॉर्डिंग क्या इसका पार्टिसिपेट किया उसी मीटिंग में कोई डिसीजन दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग इसका रेम्यूनरेशन है वो डिसाइड किया जाता है। इसके बाद जो थर्ड आता है इसका, वो आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं कौन से, पहला तो कि कौन सा डायरेक्टर है ये, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर कौन से होते हैं, जिनकी जो नॉमिनल वैल्यू है ना, जो जिनकी नॉमिनल वैल्यू है वो लेस देन 20,000 होती है, या 20,000 तक या 20,000 तक वो परचेज करते हैं। यानी कि कंपनी के जो शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 20,000 तक होती है, जो उसमें जो शेयर परचेज करते हैं वो किसमें आते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर के अंदर आते हैं। अब इसका एक पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग अपॉइंट किया गया था, सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग है ये, सेक्शन 151 के जो कंपनी एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया गया था। क्योंकि क्या होता था कि जो बड़े बड़े शेयर होल्डर है जिन्होंने काफी इन्वेस्ट कर रखा था तो वो अपने अकॉर्डिंग डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते, तो उसके बाद क्या होता कि वो उसी की देखते, तो इनका क्या है इतनी सुनवाई नहीं होती थी इसके बारे में, क्या डिसीजन ले किस तरीके का ले, तो वहाँ पे क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था डायरेक्टर, तो वहाँ पे उसके बाद क्या है 2014 में डिसीजन लिया गया था, डील की गई थी जिसमें डिसीजन लिया गया था कि एक डायरेक्टर है वो स्मॉल शेयर होल्डर की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर हैं वो सब मिलके अपना एक डायरेक्टर देंगे कि वो हमारा ये डायरेक्टर है, हमारे बिहाफ पे ये पर्सन काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या है डायरेक्टर को अपॉइंट, यानी कि जो स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है, जो इनके थ्रू अपॉइंट किया जाएगा वो पर्सन क्या होगा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, जो स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर होगा। क्या होता है दूसरा एक और क्या होता है इसमें, वुमेन डायरेक्टर। एटलीस्ट एक डायरेक्टर है वो क्या हो, लेडी हो, वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है। किसके लिए, लिस्टेड कंपनियों के लिए, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनके लिए क्या जरूरी है, एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है उनकी कंपनी में, मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्या आता है, एडिशनल। एडिशनल डायरेक्टर कौन सा होता है, एक डायरेक्टर हम अपॉइंट करते हैं, नाम से पता चल रहा है कि एडिशनल, एक एडिशनल पर्सन है जिसको अपॉइंट करना होता है कि जहां पे क्या होता है कि कोई कंपनी के जो अफेयर्स देखने के लिए, कंपनी के वर्क्स को देखने के लिए, किस हिसाब से ये किसमें आता है, सेक्शन 161 और 1 के अकॉर्डिंग सब सेक्शन 1 में आता है कि जहाँ पे एडिशनली एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया होता है, जो अगर कोई डायरेक्टर नहीं होता है तो उस जगह पे क्या है वर्क करता है। या क्या होता है स्टार्टिंग में हमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं, जनरल मीटिंग हुई इसमें डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाए, तो ये जब तक डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते, फाइनली कोई डायरेक्टर नहीं मिल जाता, तब तक ये डायरेक्टर क्या है वहां पे वर्क करेगा उसकी जगह। जब हम उसको जनरल मीटिंग में उसको फाइनल कर लेंगे तो उसके बाद क्या इसका काम खत्म। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट। अल्टरनेट डायरेक्टर में क्या होगा, देखो ये भी नाम से तो कि अल्टरनेट है कोई, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी, और इसका जो सेक्शन है वो क्या होगा 161 और सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग। एडिशनल और अल्टरनेट का एक ही है, बस सब सेक्शन बदलते हैं इनके 1 और 2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वो पर्सन होता है कि जहाँ पे ओरिजिनल डायरेक्टर है ना वो क्या है अभी छुट्टी पे है। ठीक है, ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह ये होता है कि वो क्या है अभी उसके वैकेंट है पोस्ट, वो किसी काम से बाहर गया है, कुछ भी जैसे वो कंपनी में नहीं आ सकता, तो उसकी जगह पे क्या है ये अल्टरनेट डायरेक्टर काम करेगा। और ये अल्टरनेट डायरेक्टर काम करेगा इसके तब तक ही काम करता है जब तक ये पर्सन वापस ना जाए, इसके रिटर्न तक काम करता है ये।
जब ये रिटर्न हो जाएगा या फिर पहले जनरल मीटिंग हो जाएगी। इनमें से जो जल्दी होगा, विच वन इज अर्लियर, जो भी अर्लियर होगा तो उसमें क्या होगा, तब इसका टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाएगा अल्टरनेट का। ये अल्टरनेट के रूप में काम करता है, ठीक है। यानी कि सेक्शन 166 सेक्शन सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ओरिजिनल डायरेक्टर या कोई किसी वजह से कोई पोस्ट वेकेंट हो तो वहां पे अल्टरनेट डायरेक्टर काम करता है। ये तब तक सारे वर्क उसी तरीके से करेगा जैसे वो डायरेक्टर करता है, लेकिन जब इसका टाइम पीरियड है वो ओरिजिनल डायरेक्टर के वापस आने तक या जो एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट होती है उसमें नया डायरेक्टर अपॉइंट करने तक, जो भी जल्दी हो, अगर ये वापस आ गया तब इसका टाइम खत्म हो गया, अगर ये नहीं आया लेकिन जनरल मीटिंग आ गई तो वहां पे डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेंगे तब इसका टाइम है वो खत्म हो गया, ठीक है। तब तक ये काम करता है। एक इसमें आता है नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर क्या होता है, एक नॉमिनी के रूप में, यानी कि ये सारे जो भी डायरेक्टर्स होते हैं इसको अपॉइंट करते हैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू क्या है इसमें अपॉइंट किया जाता है। किसके लिए, क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या है अपॉइंट कर देती है। क्यों, अगर उसको लगता है कि कहीं ना कोई कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, कोई एमिशन हो रहा है या मिसमैनेजमेंट हो रही है, प्रॉपर नहीं चल रहा है, तो उस जगह पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक नॉमिनी डायरेक्टर अपना अपॉइंट कर देती है कंपनी के अफेयर्स को चेकआउट करने के लिए। या क्या होता है, शेयर होल्डर अपॉइंट कर लेते हैं किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ से कि उसके थ्रू कि हम उसको चाहिए सारी रिपोर्ट देनी इस तरीके से, तो वो क्या होगा, नॉमिनी डायरेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि उसमें क्या होगा, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बेसिकली, यानी कि नॉमिनी के रूप में, यानी कि उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनके नॉमिनी की तरह काम करेगा, देख रेख करेगा सारी चीजों की सही चल रही कि चल रही, ताकि उनको वो इन्फॉर्म कर सके। तो ये जो डायरेक्टर अपॉइंट होगा वो थर्ड पार्टी के थ्रू, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर देती है, वैसे क्या कौन करते हैं, शेयर होल्डर ही करते हैं, लेकिन करते किसके थ्रू है, थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है। तो ये इसके इतने क्या थे, डायरेक्टर्स के टाइप थे, यानी कि रेजिडेंशियल होना चाहिए, एक ऐसा डायरेक्टर हो जो कम से कम एक साल में 180 दिन उसने इंडिया में लगाए लास्ट ईयर में, ठीक है, वो होना चाहिए। और दूसरा हम क्या ले कहते हैं, एक लीडर, एक वुमेन डायरेक्टर होना जरूरी है, जो लिस्टेड कंपनी है उनके लिए। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है जिसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होता, ताकि वो देख सके कि कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क अफेयर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर है वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। तो कई बार डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी का बेनिफिट ना देखे खुद का बेनिफिट ना देखने लग जाए, इसलिए वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता, कहीं कोई शेयर शूर नहीं होते, जिससे उसको क्या अपॉइंट करते हैं। एडिशनल डायरेक्टर होता है जो क्या वर्क करता है जब कोई डायरेक्टर नहीं होता है उसकी जगह पे, या अपॉइंट नहीं कर पाते, अल्टरनेट की कोई पर्सन वेकेंट होगी पोस्ट है, कोई बाहर चला गया, उस दौरान वो काम करता है। और जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो क्या एज ए नॉमिनी के रूप में काम करता है, शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई बार अपॉइंट कर देती है। तो इस तरीके से एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है जो स्मॉल शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ताकि उनकी भी जो राइट्स हैं, उनकी भी जो अथॉरिटीज हैं वो भी इनको क्या है देख सके। तो ये टोटल हमारे क्या थे, डायरेक्टर का क्लासिफिकेशन था, यानी कि कंपनी का जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उसका ये फर्स्ट पार्ट है, यानी डायरेक्टर का क्लासिफिकेशन है। आगे हम करेंगे डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करते हैं और डायरेक्टर की क्या क्या लाइबिलिटीज हैं या कौन कौन सी ड्यूटीज हैं, कैसी अथॉरिटी है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।